बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय रंजीत में स्वागत है। अपना टॉपिक था पशु स्वास्थ्य, जिसके अंतर्गत विभिन्न रोगों के बारे में हमने पढ़ा था। आगे का रोग आज का है चिचड़ी जवार। नेक्स्ट रोग का नाम है चिचड़ी जवार। रोग का नाम क्या है? चिचड़ी जवार। देखो, इसको टिक फीवर के नाम से, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको टिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। जिसके नाम से जानते हैं इसको टिक फीवर भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चिचड़ी जवार सब जानते हो। गाय भैंस जो भी है उसके ऊपर क्या होता है? मोस्टली चिचड़ी जवार का प्रकोप होता है। तो बात की हमने चिचड़ी जवार की। चिचड़ी जवार के लिए उपनाम आपको पढ़ना है तो इंग्लिश नेम आपके पास आ चुका है टिक फीवर। अब बात करते हैं, इसको रक्त मूत्र रोग के नाम से भी जानते हैं। उपनाम सबसे पहले अपने को पढ़ना है इसके उपनाम। इसको रक्त मूत्र रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से रक्त मूत्र रोग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट नाम की बात करें तो इसको टैक्सोस फीवर भी कहते हैं। टैक्सोस फीवर, इस नाम से जानते हैं इसको। टैक्सोस फीवर के नाम से भी जानते हैं। ये तो बात की हमने इसके उपनामों की। बात करते हैं रोग कारक की। रोग कारक, देखो चिचड़ी जवार था, किस प्रकार का रोग था? परजीवी या जो भी प्रोटोजोआ जनित रोग था। किस प्रकार का रोग था? परजीवी या प्रोटोजोआ जनित रोग था। तो ये बेबिसिया बाइजोमिना नामक परजीवी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बेबिसिया बाइजोमिना। परजीवी का नाम क्या है? बेबिसिया बाइजोमिना नामक परजीवी के द्वारा होता है। इसके अलावा एक तो बेबिसिया बाइजोमिना आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा बोवोफिलस माइक्रोप्लस नाम भी आप याद रख सकते हो। बोवोफिलस माइक्रोप्लस, बोवोफिलस माइक्रोप्लस जो भी परजीवी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक तो बेबिसिया बाइजोमिना परजीवी ध्यान रखना है। यदि बेबिसिया बाइजोमिना परजीवी आपके पास में नहीं आता है, उसके अलावा दूसरा नाम ध्यान रखना है बोवोफिलस माइक्रोप्लस। ठीक है, ये तो बात की हमने रोग कारक की। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की कि जो भी आपका चिचड़ी जवार है, चिचड़ी जवार रोग होने के बाद में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं, पशु में तेज बुखार आता है। पशु में क्या होता है? तेज बुखार आता है। मैंने आपको कंप्लीट रोगों के लिए कहा है कि सभी रोगों में तेज बुखार आएगा। टेम्परेचर होगा 105 से लेके 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा टेम्परेचर? 105 से लेके 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक रोग को छोड़ते हुए, और वो रोग कौन सा था? मिल्क फीवर। मिल्क फीवर में लक्षण क्या देखा था? शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी टेम्परेचर सभी का क्या होता है? बढ़ता है, यानी बुखार आती है। उसके बाद दूसरे जो लक्षण देखोगे, देखो जो इसका मूत्र होता है, उस मूत्र में क्या होता है? आरबीसी टूट जाती है। शरीर में क्या बनती है? आरबीसी बनती है, लाल रक्त कणिकाएं। वो लाल रक्त कणिकाएं टूट जाती है, वो टूटकर कहाँ आ जाती है? मूत्र में आ जाती है, जिसके कारण मूत्र का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो लक्षण बता दीजिए। आरबीसी के टूटने से, आरबीसी के टूटने से मूत्र का रंग लाल दिखाई देता है। मूत्र का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। आरबीसी टूटेगी, लाल रक्त कणिकाएं टूटेगी, और लाल रक्त कणिकाएं टूटकर किसमें मिल जाती है? मूत्र में मिल जाती है, जिसके कारण से क्या होता है? मूत्र का रंग लाल हो जाता है। उसके बाद देखिए, जो पशु की नाड़ी गति है,
एक तो पशु की नाड़ी गति और दूसरा उसके श्वास गति, दोनों ही गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। नाड़ी गति व श्वास गति तेज। नाड़ी गति में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, सामान्य थी उस सामान्य से क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। और श्वास गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। भूख में क्या होती है, कमी हो जाती है, भूख कम लगती है, तो भूख में कमी होगी, वजन क्या होगा, कम हो जाएगा अपने आप ही। आपको पता है भूख में कमी होती है तो क्या होता है, वजन कम हो जाता है, वजन कम। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो इसके दूध पर पड़ता है। इस कहां पर पड़ता है, दूध उत्पादन पर पड़ता है। दूध उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो दूध उत्पादन कम, दूध उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अपने पास में देखो लक्षण आए, एक तेज बुखार। तेज बुखार का मतलब टेम्परेचर सामान्य से बढ़ना। टेम्परेचर सामान्य कितना था, 102 डिग्री फारेनहाइट के आसपास था। कितना था, 102 डिग्री फारेनहाइट के आसपास था। टेम्परेचर बढ़ के कितना हो रहा है, 105 से लेके 160 डिग्री फारेनहाइट हो रहा है। दूसरा लक्षण हमने बताया, आरबीसी के टूटने से जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, वो लाल रक्त कणिकाएं टूटने से उसके मूत्र में मिल जाती हैं, और मूत्र में मिलने के कारण क्या होता है, मूत्र का रंग लाल हो जाता है। तीसरा लक्षण बताया, नाड़ी व श्वास गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। और उसके बाद में बताया भूख में कमी होगी तो क्या होगा, वजन में कमी आ जाएगी। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो कहां पर पड़ता है, दूध उत्पादन पर पड़ता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए इसकी चिकित्सा। हमारे को क्या करना है, पशु को रोग होने के बाद में, कौन सा रोग, चिचड़ी जवर होने के बाद में उसका कंट्रोल करना है, उसकी चिकित्सा करनी है। तो चिकित्सा करने के लिए देखो, एक तो हम क्या कर सकते हैं, दो चीज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि चिचड़ी किस प्रकार का था, बाह्य परजीवी रोग था। किस प्रकार का रोग था, बाह्य परजीवी रोग था। तो शरीर के ऊपर आप क्या करोगे, कोई भी दवाई का यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज, इंजेक्शन आप लगा सकते हो। तो देखो पहली चीज, यदि आप शरीर के ऊपर लगा रहे हो, कहां पर लगा रहे हो, शरीर के ऊपर, तो शरीर के ऊपर एक दवाई आती है जिसका नाम है पेस्टाबेन। शरीर के ऊपर पेस्टाबॉन लगानी चाहिए। ठीक है, ये तो आ गया शरीर के ऊपर। बात करते हैं शरीर के अंदर हमारे को कोई भी दवाई देनी है, तो वहां पर आप क्या करोगे, इंजेक्शन का प्रयोग करोगे। और उस इंजेक्शन का नाम है ट्रिपेन ब्लू। इंजेक्शन का नाम क्या है, ट्रिपेन ब्लू। ट्रिपेन ब्लू का अंतःशिरा इंजेक्शन। क्या लगाना है, ट्रिपेन ब्लू का अंतःशिरा इंजेक्शन लगाना है। अब यहाँ पर यदि आपको इंजेक्शन की मात्रा पूछी जाती है तो ध्यान रखना 50 से 100 ml। कितनी ध्यान रखोगे, 50 से 100 ml। तो ये आपके पास में कौन सा रोग था, चिचड़ी जवर था, टिक फीवर, जिसको रक्त मूत्र रोग के नाम से भी जानते हैं, टैक्सोस फीवर के नाम से भी जानते हैं। रोग कारक बताया बेविसिया बाइजोमिना, या दूसरा आपको ध्यान रखना बोर्डफ्लैश माइक्रोप्लस। लक्षण बताए, तेज बुखार में टेम्परेचर कितना हुआ, 105 से लेकर 160 डिग्री फारेनहाइट। दूसरा लक्षण बताया आरबीसी के टूटने से मूत्र का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तीसरा बताया नाड़ी गति एवं श्वास गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। भूख में कमी, वजन कम, दूध उत्पादन क्या हो जाता है, कम होगा। अरे पशु कुछ खाएगा ही नहीं तो अपने आप में दूध में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसके बाद में चिकित्सा की, शरीर के ऊपर आप कोई भी दवाई लगा रहे हो, उस दवाई का नाम है पेस्टाबॉन, और यदि इंजेक्शन लगा रहे हो उस इंजेक्शन का नाम है ट्रिपेन ब्लू। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रोग।
नेक्स्ट रोग देखते हैं खूनी पेचिश। नेक्स्ट रोग का नाम क्या है? खूनी पेचिश। कॉक्सिडियोसिस या इसको पेचिश भी कहते हैं, खूनी दस्त भी कहते हैं। कॉक्सिडियोसिस इसका इंग्लिश नेम है। कॉक्सिडियोसिस या जिसको क्या कहते हैं? खूनी पेचिश भी कहते हैं, खूनी दस्त भी कहते हैं। उपनाम खूनी दस्त। उपनाम क्या हो गया? खूनी दस्त हो गया। अब देखो रोग का सबसे पहले तो ये एक चीज ध्यान रखना आप, ये रोग होता किसमें है? तो ये रोग मुर्गियों में होता है। किसमें होता है खूनी पेचिश? मुर्गियों में होता है। दूसरी चीज आप ध्यान रखोगे इसका रोग कारक। आपको क्या ध्यान रखना है? इसका रोग कारक ध्यान रखना है। तो रोग कारक देखो, इसका जो रोग कारक होता है वो होता है कॉक्सिडियम जर्नाई। कॉक्सिडियम जर्नाई, कॉक्सिडियम जर्नाई। दूसरी चीज देखो, एक तो थोड़ा सा ये इजी आपको हो जाएगा। इजी क्यों हो जाएगा? इंग्लिश नेम है कॉक्सिडियोसिस। इंग्लिश नेम क्या है इसका? कॉक्सिडियोसिस। उसी के आधार पर आपने लगाया कॉक्सिडियम जर्नाई। कॉक्सिडियम जर्नाई। दूसरा इमेरिया जर्नाई। दूसरा आपको ध्यान रखना है इमेरिया जर्नाई। दो नाम आपके पास में आए, एक कॉक्सिडियम जर्नाई और दूसरा आ गया इमेरिया जर्नाई। यहां देखिए प्रभावित पशु की बात करें, पशु और पक्षी दोनों ही प्रभावित होते हैं, लेकिन मोस्टली आपके मुर्गी में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया होना चाहिए। इसका प्रकोप गाय में भी होता है, इसका प्रकोप भैंस में भी होता है और इसका प्रकोप मुर्गी में भी होता है। यानी 3 पशु इससे प्रभावित होते हैं, गाय, भैंस और मुर्गी। और मोस्टली यदि बात की जाए तो मोस्टली कौन सा प्रभावित होता है? मुर्गी प्रभावित होता है। दूसरी चीज देखो, जो इसकी कौन सी कॉक्सिडियम जर्नाई की या इमेरिया जर्नाई की जो अवस्था होती है स्पोरोजोइट, कौन सी अवस्था? स्पोरोजोइट जो अवस्था होती है वो इसको फैलाने के लिए मेनली काम करती है। तो यहां पहले लक्षण से पहले ये चीज बताइए, स्पोरोजोइट मोस्ट थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लोगे। स्पोरोजोइट अवस्था छूत फैलाने का कार्य करती है। छूत फैलाने का कार्य करती हैं। कौन सी अवस्था? स्पोरोजोइट अवस्था। ठीक है, यानी फैलाएगा कौन? स्पोरोजोइट अवस्था। कौन किसकी? कॉक्सिडियम जर्नाई या इमेरिया जर्नाई की। उसके बाद देखते हैं इसके लक्षण। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है खूनी दस्त। तो एक पहला जो लक्षण बताओगे वो पहला लक्षण ही आप क्या बता दो? खूनी पतली दस्त। खूनी पतले दस्त पहला लक्षण आपके पास में आया, वो क्या आ गया? खूनी पतले दस्त आ गया। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है, दस्त होते हैं उस समय पशु क्या करता है? जोर लगाता है। क्या करता है? पशु जोर लगाता है। उस कंडीशन में जो पशु का रेक्टम होता है वो क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो दूसरा लक्षण बताइए। कभी कभी जोर लगाने पर रेक्टम बाहर आ जाता है। पशु क्या करता है? जब मूत्र और गोबर करता है उस समय जोर लगाता है। उस कंडीशन में
मोस्टली गोबर करते समय जोड़ लगाता है उस समय क्या होता है, जो रेक्टम होता है वो रेक्टम क्या होता है, बाहर आ जाता है। दूसरी चीज, ये तो बात की हमने किसकी, रेक्टम वाली गाय और भैंस की। लेकिन बात करते हैं मुर्गी की। तो देखो मुर्गी के जो पंख होते हैं वो क्या हो जाते हैं, झुक नीचे की तरफ झुक जाते हैं, पक्षी सुस्त हो जाता है और पलके झपकाता और लास्ट में क्या होता है, मर जाता है। ये चीज ध्यान रखना आपको मुर्गी के लिए। तो लक्षण बता दीजिए, पंख नीचे की तरफ, पंख नीचे की तरफ झुक जाते हैं, पंख क्या होते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं। पक्षी के क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है, पक्षी सुस्त हो जाता है, पलके झपकाता है, पलके झपकाता है और अंत में मर जाता है। ये सारे के सारे जो अभी हमने लक्षण पढ़े, कौन से, पंख नीचे की तरफ झुकना, पक्षी का सुस्त होना, पलके झपकाना और अंत में मर जाना, ये लक्षण किसके हैं, मुर्गी के। उसके अलावा खूनी पतले दांत भी होते हैं मुर्गी में। लेकिन गाय और भैंस की बात करें तो खूनी पतले दांत और कभी कभी जोड़ लगाने पर क्या होता है, रेक्टम में बाहर आ जाता है। ठीक है, ये हमने क्या किया, खूनी पेचिश के लक्षण देखे। उसके बाद देखते हैं इसके चिकित्सा। तो देखो जो भी खूनी पेचिश है इसके लिए सल्फामेज़ाथीन की जो गोलियां होती हैं उनका प्रयोग हमारे को करना चाहिए। इसकी गोलियां सल्फामेज़ाथीन, किसका प्रयोग करोगे, सल्फामेज़ाथीन की गोलियों का प्रयोग करोगे। ये आपका कौन सा रोग हो जाता है, खूनी पेचिश। एक बार वापस समझा देता हूं, खूनी पेचिश को कॉक्सीडियोसिस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश में कॉक्सीडियोसिस कहते हैं। इसको यदि बात करें उपनाम की तो खूनी दस्त के नाम से जाना जाता है। रोग कारक का नाम है कॉक्सीडियम जर्नाई या इमेरिया जर्नाई। किस किस में होता है, गाय में होता है, भैंस में होता है और मुर्गी में होता है। और इस कॉक्सीडियम जर्नाई की कौन सी अवस्था छूत फैलाने का कार्य करती है, स्पोरोजोइड अवस्था छूत फैलाने का कार्य करती है। लक्षणों के अंतर्गत बताया, खूनी पतले दांत हो जाते हैं, कभी कभी जोड़ लगाने पर रेक्टम बाहर आ जाता है, पंख नीचे की तरफ झुक जाते हैं, पक्षी सुस्त हो जाता है, पलके झपकाता है और लास्ट में क्या होता है, मर जाता है। चिकित्सा की हमने सल्फामेज़ाथीन की जो गोलियां आती है उनका प्रयोग हमारे को करना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रोग। और नेक्स्ट रोग देखते हैं सर्रा, जो ऊंट का प्रमुख रोग है। कौन सा रोग, सर्रा। सर्रा को देखो तीवर्षा भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, तीवर्षा। 3 साल तक रेगुलर चलता है, जिसके कारण से क्या कहते हैं इसको, तीवर्षा रोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं, इसको गलत्या के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गलत्या। तो सर्रा को तीवर्षा कह दिया या गलत्या कह दिया। ये किसका रोग है, ऊंट का रोग है। इसके बाद बात करते हैं रोग कारक की। वो सीनियर के लिए भी इंपॉर्टेंट रोग है और आपके जेड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो रोग कारक जो है वो है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई। रोग कारक का नाम क्या है, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई।
किसका कारण होता है? ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई के कारण होता है। इस ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई का वाहक कौन होता है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनती है कि ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई जो परजीवी होता है उसका वाहक कौन होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है गोमक्षी मक्खी। जो गोमक्षी मक्खी होती है वो किसका रोग वाहक है? ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई का वाहक है। ठीक है, चलो बात करते हैं लक्षणों की। तो देखो थोड़ा सा लक्षण हमारे को क्या करना है, जैसे एंथ्रेक्स में बताया था अति तीव्र अवस्था, तीव्र अवस्था और कुछ तीव्र अवस्था है जिसको कम तीव्र अवस्था के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अति तीव्र अवस्था, बहुत ज्यादा तेज फैलती है। कौन सी अवस्था आ जाती है? अति तीव्र अवस्था, जिसके अंतर्गत आपको बताना है अचानक तेज बुखार आ जाता है। पशु को क्या होता है? अचानक तेज बुखार आ जाता है, पशु इधर उधर भागता है। पशु को अचानक तेज बुखार, पशु को अचानक तेज बुखार, पशु इधर उधर भागता है। जैसे पागल हो जाता है वैसे क्या होता है, जो भी ऊंट होता है वो ऊंट क्या होता है? इधर उधर भागता है। जो अपना पशु का सिर होता है, पशु अपने सिर को या तो दीवार पर मारेगा या जमीन पर मारेगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में बताइए, पशु अपने सिर को जमीन या दीवार पर मारता है। पशु का जो सिर होता है उसको वो कहां पर मारता है? या तो दीवार पर मारता है या जमीन पर मारता है। खाना पीना छोड़ देता है और शीघ्र मर जाता है। खाना पीना छोड़ना, शीघ्र मरना, ये लक्षण किसके हैं? अति तीव्र अवस्था के। वापस बता देता हूं, अति तीव्र अवस्था में लक्षण क्या होते हैं? देखो पशु में अचानक क्या होता है? तेज बुखार आ जाता है, पशु इधर उधर भागता है, अपने सिर को दीवार पर या जमीन पर मारता है, खाना पीना छोड़ देता है और शीघ्र मर जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अवस्था आती है वो आती है तीव्र अवस्था। नेक्स्ट अवस्था लेते हैं कौन सी? तीव्र अवस्था। इस अवस्था में बुखार नहीं आती है, इस अवस्था में बुखार नहीं आती है। तो पहला लक्षण बताइए बुखार का न आना। पहला लक्षण आपको बताना बुखार का न आना। उसके बाद दूसरा जो लक्षण बताना है, पशु क्या करता है? गोल राउंड क्या करता है? घूमता है। ठीक है, तो पशु गोल चक्कर लगाता है। पशु गोल चक्कर लगाता है। पशु क्या होता है? राउंड आकार में घूमने लग जाता है। बहुत ज्यादा पसीना आता है पशु को क्या होता है? बहुत ज्यादा पसीना आता है। पशु को पसीना आना, पशु को पसीना आना, और लास्ट में क्या होता है? गिर जाता है। तो गिर जाना, ये लक्षण किसके? कौन सी अवस्था के? तीव्र अवस्था के। तीव्र अवस्था में क्या होता है? देखो अति तीव्र अवस्था में तो क्या होती है? अचानक तेज बुखार आ जाती है, लेकिन जो तीव्र अवस्था होती है उसमें बुखार नहीं आती है। पशु क्या होता है? राउंड चक्कर लगाता है, राउंड चक्कर लगाता है, पशु को पसीना आना और लास्ट में गिर जाना। उसके बाद देखिए कम तीव्र अवस्था। नेक्स्ट जो अवस्था आती है
वो आती है कम तीव्र अवस्था। कम तीव्र अवस्था, इस अवस्था में भी बुखार नहीं आती है, इस अवस्था में भी बुखार नहीं आती है। तो पहला लक्षण बताया बुखार का न आना, बुखार का न आना। तीन अवस्थाएं पढ़ी, तीनों अवस्थाओं में एक में ही बुखार आता है। कौन सी अवस्था में? अति तीव्र अवस्था में। उसके बाद में दूसरा जो लक्षण आपको बताना, कम तीव्र अवस्था में पशु पागल की तरह घूमता है। पशु पागल की तरह घूमता है। पशु पागल की तरह घूमता है। पशु को कब्ज हो जाता है। पशु को क्या हो जाता है? कब्ज हो जाता है। पशु को कब्ज होना, पशु का शक्तिहीन होना, पशु का शक्तिहीन होना और 2 से 3 सप्ताह में मरना। 2 से 3 सप्ताह में मरना। कौन सी अवस्था? कम तीव्र अवस्था। कौन सी अवस्था है? कम तीव्र अवस्था है। उसके बाद देखना है इसके चिकित्सा। चलो, कौन से रोग की चिकित्सा करनी है? सर्रा की, तीव्रता की या गलत्या की? देखो, चिकित्सा के लिए याद रखना एक इंजेक्शन है जिसका नाम है ट्राइक्विन। इंजेक्शन का नाम क्या है? ट्राइक्विन। या थोड़ा सा कर लेना, इंजेक्शन कौन सा है? ट्राइक्विन। इस ट्राइक्विन की जो मात्रा होगी वो होगी 2.5 ग्राम। यानी जो इंजेक्शन है वो कितना होना चाहिए? 2.5 ग्राम का होना चाहिए, जिसका 15 ml डिस्टिल वाटर में मिलाकर क्या कर दोगे? आप लगा दोगे चमड़ी में। ठीक है, तो इंजेक्शन ट्राइक्विन 2.5 ग्राम डिस्टिल वाटर में 15 ml, कितना ml? 15 ml डिस्टिल वाटर में मिलाकर चमड़ी में लगाना चाहिए। इंजेक्शन कौन सा लगाओगे? ट्राइक्विन इंजेक्शन लगाओगे और ट्राइक्विन की मात्रा रखोगे 2.5 ग्राम। तो कितने ml पानी? किस पानी में? डिस्टिल वाटर में। 15 ml डिस्टिल वाटर में मिलाकर आप क्या करोगे? चमड़ी में लगा दोगे। इसके अलावा आप एनारोक्सेन की गोलियां भी दोगे। एनारेक्सन, जो एनारेक्सन की गोलियां है वो आपको सुबह शाम देनी है। गोलियों का नाम क्या है? एनारेक्सन। एनारेक्सन की गोली आपको क्या करनी है? सुबह शाम देनी है। ये आपके पशुओं से संबंधित जितने भी रोग थे वो क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में हमारे को देखना है इसी के अंतर्गत टीकाकरण। कौन सा टॉपिक लेना है? टीकाकरण। हालांकि मैंने आपको टीकों के नाम बताए हैं रोगों के अंतर्गत ही, लेकिन फिर भी वापस एक बार में कंप्लीट जो भी टीकाकरण है वो टीकाकरण आपको समझा देता हूं। टीकाकरण देखो, एक तरफ आप क्या लिखो? टीके का नाम। जैसे एंथ्रेक्स के लिए हमने काम में लिया था कौन सा? एंटी एंथ्रेक्स सीरम।
कौन सा लिया था? एंटी एंथ्रेक्स सीरम या एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन काम में ली थी। तो वो क्या हो जाता है? टीके का नाम आ जाता है। उसके बाद में नंबर 2 पे लिखिए आयु। नंबर 2 पे क्या लिखना है? आयु। आयु का मतलब जो भी पशु है उस पशु की आयु कितनी होनी चाहिए, उस कंडीशन में उसमें टीका लगाओगे। उसके बाद में आते हैं मात्रा। उस टीके की मात्रा कितनी काम में लोगे। नेक्स्ट देखते हैं लगाने का स्थान। लगाने का स्थान कहाँ लगाओगे। और नेक्स्ट देखते हैं पुनः टीकाकरण, वापस दोबारा टीका कब लगाओगे। तो ये चीजें हमारे को इस टॉपिक में पढ़नी है। टीके का नाम आपको देखना है, आयु, मात्रा, लगाने का स्थान और पुनः टीकाकरण आप कब करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं HS वैक्सीन। टीके का नाम सबसे पहला टीका कौन सा ले लीजिएगा? HS का टीका ले लिया। देखो HS का जो टीका है वो जो 3 माह का पशु होता है, कितने माह का पशु? 3 माह का पशु होता है, उस कंडीशन में लगाना चाहिए। मात्रा आप काम में लोगे 5 ml। कितनी मात्रा लोगे? 5 ml। लगाने का जो स्थान होता है वो लगाओगे त्वचा पर। कहाँ लगाओगे? त्वचा में लगाओगे। और पुनः टीकाकरण करना है आपको प्रतिवर्ष। क्या क्या चीजें हमने याद रखी? HS वैक्सीन का टीका 3 माह का जो पशु होता है उसमें लगाया जाता है। मात्रा 5 ml काम में लेते हैं। लगाने का स्थान त्वचा होता है। और पुनः टीकाकरण कब करते हैं? प्रतिवर्ष करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट BQ वैक्सीन, ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन। HS गलघोटू में काम में लेते हैं और BQ कहाँ लेते हैं? ब्लैक क्वार्टर रोग में काम में लेते हैं। ठीक है, चल जो BQ वैक्सीन होती है उसकी आयु भी 3 माह ही होती है। कब लगाना चाहिए? 3 माह के अंदर भी लगाना चाहिए। वही 5 ml मात्रा आप काम में लोगे। लगाने का स्थान भी वही त्वचा होता है। और पुनः टीकाकरण भी आपको कब करना है? प्रतिवर्ष करना है। दिमाग में एक ही चीज फिर याद की डाली, HS वैक्सीन और ब्लैक क्वार्टर दोनों की मात्रा सेम रखी जाती है। दोनों को लगाने का स्थान सेम रखा जाता है। पुनः टीकाकरण का समय क्या होता है? सेम होता है। और आयु क्या होती है? सेम होती है। तो HS वैक्सीन और BQ वैक्सीन हमने देख ली। उसके बाद देखिए FMD वैक्सीन। नेक्स्ट क्या देखना है? FMD वैक्सीन खुरपका मुंहपका रोग के लिए। कौन से रोग के लिए? खुरपका मुंहपका रोग के लिए अब हमारे को काम में लेना है। पशु की आयु 3 माह होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 माह होनी चाहिए। मात्रा वही 5 ml काम में लेंगे। लगाने का स्थान वही त्वचा होगा। लेकिन पुनः टीकाकरण मतलब इसको 6 महीने के अंतराल पर आपको लगाना है। तो वर्ष में 2 बार। वर्ष में आप कितनी बार टीका लगाओगे? 2 बार इस टीके का प्रयोग करोगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ET वैक्सीन। हालांकि मैंने ये आपको कंप्लीट बताई हुई चीजें हैं मेरी, लेकिन फिर भी एक जगह थोड़ा सा एक जगह हो जाएगा, आपको याद करने में क्या होगा? इजी होगा। तो नेक्स्ट टीका लिया ET वैक्सीन। कौन सा टीका ले लिया? ET वैक्सीन ले लिया। ET का जो टीका होता है वो ही 3 माह की आयु में लगाया जाता है। कितनी माह की आयु में लगाया जाता है? 3 माह की आयु में लगाया जाता है। लेकिन मात्रा आपको याद रखनी है 2.5 ml। कितनी मात्रा काम में लोगे? 2.5 ml मात्रा काम में लोगे। लगाने का स्थान वही त्वचा। और आप इसको कब लगाओगे? प्रतिवर्ष लगाओगे। जो ET का टीका होता है उसको कितने पुनः टीकाकरण कब करोगे? प्रतिवर्ष करोगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट RP वैक्सीन, रिंडरपेस्ट। RP का मतलब रिंडरपेस्ट।
तो नेक्स्ट देखा आरपी वैक्सीन, कौन सा देखा आरपी वैक्सीन। आरपी वैक्सीन के लिए याद रखो 6 माह है, कितनी माह है याद रखनी है, 6 माह की उम्र में आपको क्या करना है, टीका लगाना है। मात्रा काम में लेनी है 1 ml, कितनी मात्रा काम में लोगे, 1 ml मात्रा काम में लोगे। लगाने का स्थान वही निश्चित है, त्वचा में लगाया जाता है और 3 वर्ष में आपको एक बार ही इस टीके का प्रयोग करना है। 3 वर्ष में एक बार कौन से टीके का प्रयोग करोगे, रिंडरपेस्ट टीके का प्रयोग 3 वर्ष में एक बार ही करोगे। ये कौन सा आ गया अपने पास में, रिंडरपेस्ट आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, एंथ्रेक्स रोग के लिए हम काम में ले रहे हैं एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का जो टीका होता है वही 6 माह की अवधि में लगाया जाता है, कितने 3 माह की अवधि में लगाया जाता है। 6 माह के लिए आप ओनली किसके लिए याद रखो, आरपी वैक्सीन के लिए याद रखना है। बात की मात्रा की, तो देखो इसका प्रयोग आपको 1 ml करना है, कितना प्रयोग करना है, 1 ml प्रयोग करना है। लगाने का स्थान निश्चित है, त्वचा और प्रतिवर्ष इसको लगाया जाना चाहिए। एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन को प्रतिवर्ष लगाया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपने पास में आया ब्रुसेलोसिस 19। नेक्स्ट टीके का नाम अपने पास में कौन सा आ गया, ब्रुसेलोसिस 19। देखो ब्रुसेलोसिस ये क्या है, गर्भपात, क्या है, गर्भपात। तो सिंपल किसमें लगाओगे, ओनली मादा में लगाओगे। एक चीज तो आपको ये क्लियर करनी है भाई, देखो सभी टीके आप नर और मादा दोनों में लगाओगे, लेकिन ब्रुसेलोसिस 19 का जो टीका होता है वो ओनली आपको मादा में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रुसेलोसिस 19 के लिए आयु याद रखना कितनी, वही 3 माह है। कितनी याद रखनी है, 3 माह याद रखनी है। लेकिन टीका ओनली और ओनली किसमें लगाना है, मादा में लगाना है। किसमें लगाना है, मादा में लगाना है। 5 ml मात्रा कितनी काम में ले ली, 5 ml मात्रा हमारे को काम में लेनी है। फिर बात करते हैं लगाने का जो स्थान होगा वो ही त्वचा होगा। लगाने का स्थान क्या होगा, त्वचा होगा, ठीक है। तो लगाने का स्थान आ गया त्वचा। और पुनः टीकाकरण आपको यानी कब करना है, तो इसमें कोई टीकाकरण नहीं किया जाता, जीवन में एक ही बार ये किया जाता है, जीवन में एक बार। इसका ब्रुसेलोसिस 19 का टीका जीवन में एक ही बार लगाया जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट PPR। नेक्स्ट टीका अपने पास में कौन सा आ गया, PPR आ गया। देखो PPR 3 माह की उम्र में लगाओगे। PPR का टीका आपको लगाना है 3 माह की उम्र में लगाना है। मात्रा हमारे को काम में लेनी है 1 ml। कितनी मात्रा काम में लेनी है, 1 ml। त्वचा के नीचे लगाओगे और इसका प्रयोग आप करोगे प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष आपको ये टीकाकरण करना है, ठीक है। ये तो हमारे पास में टीके आ गए। वापस एक बार बता देता हूँ, HS वैक्सीन 3 माह की अवधि में लगाओगे, मात्रा 5 ml काम में लोगे, लगाने का स्थान त्वचा होगा और पुनः टीकाकरण करोगे प्रतिवर्ष। देखो लगाने का स्थान फिक्स है अपने पास में त्वचा, लगाने का स्थान फिक्स क्या हो गया, त्वचा हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर के लिए वही 3 माह की अवधि, 5 ml मात्रा, त्वचा और प्रतिवर्ष। उसके बाद देखा FMD। FMD में एक ही चीज आपको याद रखनी है, अलग वर्ष में 2 बार लगाया जाता है।
एचएस वैक्सीन और बीक्यू के अलावा आपको एक ही चीज ध्यान रखनी थी एफएमडी में कि वर्ष में इसको 2 बार लगाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ईटी वैक्सीन। ईटी वैक्सीन के लिए मात्रा याद रखोगे 2.5 ml और इसका प्रयोग आप ईटी वैक्सीन का कब करते हो? प्रतिवर्ष करते हो। उसके बाद नेक्स्ट आरपी वैक्सीन 6 माह है, थोड़ा सा टाइम पीरियड अलग आ गया, 6 माह है, मात्रा अलग आ गई 1 ml ताउचा और 3 वर्ष में एक बार लगा रहे हो। उसके बाद आया एंथ्रेक्स स्पर वैक्सीन 3 माह है, 1 ml ताउचा प्रतिवर्ष। नेक्स्ट आया ब्रुसेलिस 19 यानी गर्भपात के लिए 3 माह की अवधि में मादा में लगाओगे टीका। टीके की मात्रा 5 ml ताउचा और लाइफ टाइम एक बार ही आपको इसका यूज करना है। उसके बाद में पीपीआर 3 माह की अवधि में 1 ml ताउचा और प्रतिवर्ष। ये अपने पास में क्या आ गया? टीकाकरण आ गया। मात्रा हमने देखी, टीके का नाम हमने देखा, लगाने का स्थान देख लिया। उसके बाद टीका कब लगाना चाहिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टीका कब लगाना चाहिए तो यहां अपने पास में आ गया उपयुक्त समय। उपयुक्त समय, टीका लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो देखो 2 समय अपने पास में आते हैं, एक मई जून। पहला समय अपने पास में कौन सा आ गया? मई जून का समय सबसे सर्वोत्तम हो गया। उसके बाद में दूसरा जो टाइम आता है वो आता है नवंबर दिसंबर। दूसरा टाइम कौन सा आ गया? नवंबर दिसंबर अपने पास में आ गया। टीका आप मई जून में लगवा सकते हो या नवंबर दिसंबर में लगवा सकते हो। यहाँ पर एक चीज और पढ़ लेते हैं, हालांकि आपके पास में ये चीज आ गई। देखो गाय भैंस होगा, उस गाय भैंस में 3 माह की अवधि में और भेड़ बकरी में 2 माह की अवधि में से नीचे टीकाकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपके पास आ रही थी। 3 माह है, 3 माह से कम कहीं पर नहीं है। इट मीन्स गाय और भैंस जो है उसमें 3 माह से कम और भेड़ और बकरी में 2 माह से कम का जो पशु होगा उसमें आपको टीका नहीं लगाना है। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। गाय भैंस 3 माह है और भेड़ बकरी 2 माह है। भेड़ बकरी में 2 माह है। इससे कम अवधि का जो पशु होगा उसमें टीकाकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह आपका पशु स्वास्थ्य टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हमारे पास में दुग्ध विज्ञान बच जाती है जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।